हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अगला लेक्चर, जो कि है सोवरेनिटी या संप्रभुता। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि संप्रभुता आखिर होती क्या है, संप्रभुता के कौन कौन से आयाम हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, संप्रभुता को कैसे अलग विचारकों द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, और संप्रभुता किस व्यक्ति या संगठन में है, उसे किस प्रकार से लोकेट किया जाए या उसे लोकेट करने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, और सोवरेनिटी के कौन कौन से प्रकार हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सॉवरेनिटी या संप्रभुता राज्य का एक विशेष तत्व है, जिसके बिना राज्य को परिभाषित होने के लिए प्रॉब्लम होती है, यानी राज्य को परिभाषित करने में मुश्किल आती है। जैसा कि हमने राज्य के 4 एसेंशियल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि जब तक एक राज्य के पास उसके 4 तत्वों में से 3 तत्व हैं, यानी उसके पास अपनी जनसंख्या है, अपना एक निर्धारित भूभाग है और अपनी सरकार है, लेकिन अगर उसके पास सोवरेनिटी या संप्रभुता नहीं है तो उसे एक राज्य नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार जो सोवरेनिटी है वो राज्य को परिभाषित करने का सबसे विशेष तत्व है। ये बेसिकली राज्य को 2 प्रकार की शक्तियां देता है। एक, ये राज्य को इंटरनल सुप्रीमेसी प्रोवाइड कराता है, यानी राज्य अपने आंतरिक मामलों में, चाहे वो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक कैसे भी निर्णय हो, वो लेने में पूरी तरह स्वतंत्र होता है और उसके राज्य क्षेत्र में वो उसके निर्णय मान्य होते हैं। अगर कोई उन निर्णयों को मानने से मना करता है तो संप्रभु के पास शक्ति होती है कि वो उसे बलपूर्वक मनवा सके। दूसरी शक्ति ये उसे बाहरी क्षेत्र में देता है, यानी एक्सटर्नल सुप्रीमेसी प्रोवाइड कराता है, जिसमें एक संप्रभु अपने समान दूसरे संप्रभु संस्थाओं से अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से संबंध स्थापित करता है और खुद अन्य किसी संप्रभु के द्वारा गाइड नहीं होता। तो इस प्रकार बेसिकली सोवरेनिटी के 2 आयाम हमें देखने को मिलते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता यानी इंटरनल सोवरेनिटी, और दूसरा एक्सटर्नल या बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता, जैसा कि मैंने बताया कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर लागू होता है। इसमें उसके सारी राजनीतिक, आर्थिक और रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं। एक जो सॉवरेन है वो जो भी कमांड देता है, जो भी आदेश देता है, वही कानून माने जाते हैं और इन कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। जबकि बाहरी या एक्सटर्नल सॉवरेनिटी में स्टेट किसी दूसरे स्टेट के अंडर कंट्रोल नहीं होता है, वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या दूसरे देशों के साथ अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस रखता है। इसके अलावा वो किसी भी दूसरे देश के साथ संधि, समझौते या युद्ध कर सकता है, और वो इंटरनेशनल कानून को यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करता है, लेकिन उसे फॉलो करना केवल इसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए देख लेते हैं कि एक संप्रभु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता है ओरिजिनलिटी, यानी जो संप्रभुता है वो किसी राज्य की उसकी अपनी सत्ता होती है, ओरिजिनलिटी होती है, यानी ये जो सत्ता है वो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उसे प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है परमानेंस, यानी कि स्थायित्व। ऐसा कहा जाता है, इंग्लैंड में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि राजा मर गया है और प्रभुसत्ता दूसरे राजा को सौंप दी गई है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रभुसत्ता है वो एक विशेष वाहक की मृत्यु होने पर, या उसके अस्थायी रूप से उस अधिकार से वंचित हो जाने पर, या अगर राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है, उसका पुनर्गठन किया गया है, तो इन कारणों से ये समाप्त नहीं होती बल्कि हमेशा बनी रहती है। ये केवल एक वाहक के हाथ से दूसरे वाहक के हाथ में चली जाती है। इसके अलावा इसकी तीसरी विशेषता है एब्सोल्यूटिज्म, यानी ये जो है
वो उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ये निरंकुश होती है। और यदि प्रभुसत्ता के ऊपर कोई दूसरी शक्ति होगी तो वो जो दूसरी शक्ति है वो खुद संप्रभु होगी, जिसके तो इस प्रकार से आपने देखा कि निरंकुश होना भी संप्रभुता की एक विशेषता है। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता है यूनिवर्सलिटी या सर्वव्यापकता। इसका अर्थ है कि ये अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों, व्यक्ति समुदायों और संस्थाओं पर लागू होती है और इनमें से कोई भी इसके आदेशों को मानने से इनकार नहीं कर सकता। इसका तो इसकी जो नेक्स्ट फीचर है या नेक्स्ट विशेषता है वो है एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस यानी अपवर्जितता, यानी कहने का मतलब ये है कि एक राज्य में एक से अधिक संप्रभु या सोवरेन नहीं हो सकते हैं। एक राज्य में केवल एक ही प्रभुसत्ताधारी हो सकता है, जिसकी आज्ञा का पालन राज्य क्षेत्र में आने वाले सारे नागरिकों और समुदायों को करना पड़ता है। इसकी छठी विशेषता है इनएलिएनेबिलिटी यानी कि अविच्छेद्यता, यानी कि जिस तरीके से एक जो वृक्ष है वो अपने अंकुरित होने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं दे सकता, जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना जीवन किसी दूसरे को नहीं दे सकता, जिस तरह एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता, ठीक उसी प्रकार एक संप्रभु की संप्रभुता को किसी दूसरे के साथ नहीं बांटा जा सकता। अगर इसे बांटा जाता है तो ये आत्मघातक होता है, यानी राज्य संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। ये इनएलिएनेबल है, ये अविच्छेदनीय है। इसके अलावा इसकी सातवीं विशेषता है इंडिविजिबिलिटी यानी अविभाज्यता। संप्रभुता अपने आप में एक पूरी वस्तु है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या आप एक आधे त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, त्रिभुज के लिए आपको उन तीनों लाइनों का होना अनिवार्य है। अगर आप उन तीनों लाइनों में से किसी एक को भी हटाते हैं तो आप उसे त्रिभुज नहीं कह सकते। इसी प्रकार जो संप्रभुता है, अगर आप उसे शेयर करते हैं तो क्योंकि ये शेयर नहीं की जा सकती है, इसका डिवीजन नहीं किया जा सकता है, और अगर डिवाइड किया जाता है तो ये संप्रभुता को नष्ट करने के बराबर है। इसकी अगली विशेषता है इम्प्रेस्क्राइबिलिटी, यानी इसको प्रेस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये एक तरीके से इम्पेरिशेबिलिटी, सॉरी ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है लिखने में, एक बार आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये इम्पेरिशेबिलिटी यानी अविनाशता, इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रभुसत्ता है उसका अगर कुछ समय के लिए यूज़ ना किया जाए तो वो ख़त्म नहीं होती, ना वो कमज़ोर होती है और ना ही कोई और उस पर अपना दावा ठोक सकता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि कई बार कहा जाता है कि जो फेडरलिस्ट हैं यानी जो संघवाद को सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि जो प्रभुसत्ता है वो राज्यों और संघ के बीच में बटी हुई है। अभी आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल वो सही कहते हैं कि वो बटी हुई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना पूर्ण अधिकार रखती हैं और उन्हें किसी भी तरीके से केंद्र सरकार से प्रेस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती या उसकी बातें मानने की आवश्यकता नहीं होती। वो दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो अपनी पावर्स डायरेक्ट संविधान से लेती हैं। लेकिन हम इस विचार को सही नहीं मान सकते, क्योंकि जैसा कि हमने इसकी विशेषताओं में पहले ही डिस्कस किया कि ये मौलिक है, परमानेंट है, निरंकुश है, सर्वव्यापक है और इसे विभाजित करना एक तरीके से इसको नष्ट करने के बराबर है। तो क्योंकि संघीय सरकार में प्रभुसत्ता का विभाजन होता है, ये सही नहीं लगता, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जिस वस्तु का संघ या इकाइयों में बंटवारा होता है वो एक्चुअली प्रभुसत्ता ना होकर के सरकार के अधिकार होते हैं, यानी सरकार के अधिकारों को बांटा जाता है, प्रभुसत्ता को नहीं बांटा जाता। आइए अब प्रभुसत्ता की एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं, यानी प्रभुसत्ता को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। प्रभुसत्ता के बारे में बेसिकली आपको दो प्रकार के
दृष्टिकोण देखने को मिलता है, एक मोनिस्टिक थ्योरी और दूसरी प्लूरलिस्टिक थ्योरी। और इसमें जो ऑस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धांत है, इसे वैधानिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत कहा जाता है और ये काफ़ी मान्य है। तो इसलिए हम ऑस्टिन की थ्योरी से शुरुआत करेंगे। तो ऑस्टिन ने बेसिकली कहा है कि sovereignty is nothing but if a determinate human superior not in habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign and the society is a society political and independent। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑस्टिन कहते हैं कि यदि एक निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति, यानी जो निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्था में ये रिजाइड करती है, रहती है, जो अपने समान अन्य किसी सर्वोपरि व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त ना हो, यानी जो अपने समान किसी दूसरे संप्रभु से आदेश ना लेता हो और जिसकी आज्ञा का पालन समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता हो। तो उस व्यक्ति, उस समाज, तो ये जो व्यक्ति है, जो निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस समाज में संप्रभु होता है और ये समाज एक राजनीतिक और स्वाधीन समाज होता है। तो इससे आपने देखा कि बेसिकली आप जब इसको देखते हैं तो ऑस्टिन के अनुसार ये जो संप्रभु है, ये कोई निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति है जो किसी दूसरे की आज्ञा नहीं मानता, लेकिन जिसकी आज्ञा उसकी अधिकांश जनता हैबिचुअल रूप में मानती है। तो अभी आपके मन में अगर आप आज के डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को देखें, आज के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को देखें, तो आपको ये जो निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति है, ये ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो परिभाषा बेसिकली लोकतंत्र में समस्या पैदा कर देती है आपको आइडेंटिफाई करने में। इसलिए आपको जब आप ढूंढने निकलते हैं तो आपके सामने कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, क्योंकि पहले जब राजतंत्र था तो समस्या नहीं थी। आप उस राजा को लोकेट कर सकते थे, आप बता सकते थे कि ये व्यक्ति है जिसके पास सारी सत्ता है, जिसकी जो कानून भी बनाता है, लागू भी करवाता है, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो ये उसको दंड भी देता है और इसकी आज्ञा ही कानून है। तो एक तरीके से राजतंत्र में ये समस्या नहीं थी। लेकिन अगर आज मैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो आज जब आप 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो उसमें किसे श्रेष्ठ मानव कहेंगे, आप किसे सर्वोच्च व्यक्ति कहेंगे, इसे कहाँ लोकेट करेंगे? क्या आप इसे किसी इंडिविजुअल में मानेंगे, या आप इस संप्रभुता को पार्लियामेंट में मानेंगे, या संप्रभु प्रेसिडेंट को मानेंगे, या न्यायपालिका में इसको देखेंगे, या पूरी जनता में देखेंगे, या कहीं और ये बसती है? तो ये जब प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि डिटरमिन कैसे करें। उसका सोल्यूशन करने के लिए आपको बस इतना करना होगा कि आपको जो सोवरेनिटी है इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। इसको देखने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 3 कैटेगरीज में, और ये है, सबसे पहला है लीगल सोवरेन यानी विधिक संप्रभु, दूसरा है पॉलिटिकल सोवरेन यानी राजनीतिक संप्रभु, और तीसरा है पीपल या पॉपुलर सोवरेन या जन संप्रभु। तो सबसे पहला है विधिक संप्रभु, यानी जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है। इसमें संसद आ जाती है और संसद में 3 तत्व होते हैं, यानी आपकी सरकार के जो 3 अंग हैं वो शामिल होते हैं। तो इसलिए जो विधिक है यानी कानून बनाने की शक्ति है, तो ये वास्तव में क्या कानून बनाते हैं और क्या लागू करते हैं, या जुडिशियल रिव्यू अगर होता है तो वो कैसे इन्हें अपने विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए मान्यता देता है, या उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट तीनों के पास विधिक शक्ति है। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजनीतिक संप्रभु यानी जो विधिक संप्रभु है, जो लीगल सोवरेन है, उसकी रचना कौन करता है? राजनीतिक संप्रभु करता है। यानी राजनीतिक संप्रभु यानी जनता, जो कि ऑस्टिन की परिभाषा के विरुद्ध है, यानी कि मतदाता। तो ये जो है, इसमें आप देखेंगे आगे कि जो तीसरा संप्रभु है वो है पॉपुलर सोवरेन या
जन संप्रभु जो राजनीतिक संप्रभु के सामने नतमस्तक होता है। जैसे इसमें मतदाता और गैर मतदाता दोनों शामिल होते हैं, इसलिए इसे लोक संप्रभु कहा गया है। आपको जब आप सोवरेनिटी को देखेंगे तो सोवरेनिटी के डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार दिखाई देंगे, और इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले टाइटुलर या नॉमिनल। टाइटुलर का मतलब यहाँ है जो कि जिसको जो सिर्फ टाइटल के तौर पर संप्रभु है, यानी नाम मात्र का संप्रभु है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि इंग्लैंड में जो आज के टाइम में रानी है, या जापान का जो सम्राट है, या हमारे देश में राष्ट्रपति है, तो इनके पास केवल नाम मात्र की संप्रभुता है। कहा जाता है कि जो संविधान के प्रारंभिक सिद्धांत थे उनके अनुसार मंत्री राजा के परामर्शदाता होते थे। वो राजा को केवल सलाह देते थे और अंतिम निर्णय कौन करता था? राजा। अब दोनों पक्षों के काम उल्टे हो गए हैं। अब जो राजा से परामर्श लेते हैं और निर्णय मंत्री करते हैं। यानी अब जो राजा है वो क्या है? वो टाइटुलर हेड है, वो नॉमिनल हेड है, लेकिन जो रियल हेड है या रियल सोवरेन है वो कौन है? वो मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक जगह आपको टाइटुलर या नॉमिनल और रियल सोवरेनिटी देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको पॉलिटिकल और पॉपुलर सोवरेनिटी को देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि ये पॉलिटिकल या कानूनी या राजनीतिक जो संप्रभुता है वो क्या है। अब देखिए कि हर राज्य में एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति, एक ऐसी सर्वोच्च संस्था होती है जिसे कानून बनाने और दूसरों से उसको पालन करवाने का अधिकार होता है। ये जो संस्था है यही कानूनी संप्रभु होती है, और इस कानूनी संप्रभु के पीछे एक और संप्रभुता होती है जिसकी इच्छा को मानना इसके लिए भी जरूरी होता है। इसे आप राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। यहाँ कानूनी संप्रभु मान लीजिए संसद है, तो क्या संसद अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकती है, या उसे उसके पीछे जो लोगों की शक्ति है, जो लोगों की मान्यता है, लोगों का जो सपोर्ट है, क्या उसे उन लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है? अगर ध्यान में रखना पड़ता है, अगर वो लोगों से प्रभावित होती है, अगर लोग उसके ऊपर प्रेशर डालकर अपना कानून बनवाते हैं, तो वहाँ पर पॉपुलर सोवरेनिटी उसे कहा जाएगा। इस प्रकार आप देखिए कि आपको डी जूरे या डी फैक्टो प्रकार की स्वतंत्रता भी देखने को मिलेगी। डी जूरे का मतलब है ये लीगल लैंग्वेज में जो चीज़ लीगल है उसे डी जूरे कहा जाता है, और जो व्यवहारिक है, जो व्यवहार में है, कानूनी तौर पर चाहे वो एग्जिस्ट करती हो या नहीं, उसे डी फैक्टो सोवरेनिटी कहा जाता है। यानी एक राज्य में वो व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिसे कानून के द्वारा अन्य सभी व्यक्तियों पर सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, जो आदेश जारी कर सकता है, जो बलपूर्वक उनका पालन करवा सकता है, वो कौन है? वो डी जूरे सोवरेन है, वो वैधानिक संप्रभु है। और इस प्रकार आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको लीगली पावर तो दी गई है लेकिन वो उस पावर को लागू नहीं करवा सकता, या कोई दूसरा ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति आ जाता है जिसके आदेश माने जाते हैं, जो अपने आदेशों को पालन करवा लेता है, और उसके सामने ये जो लीगल संप्रभु है वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में ये जो व्यवहारिक रूप में अपने आदेश जारी करके पालन करवा सकता है वो व्यक्ति या वो व्यक्ति समूह व्यवहारिक संप्रभु या डी फैक्टो संप्रभु कहलाता है। तो अभी ये आपके लिए, आप इसके ऊपर सोचिएगा, क्योंकि जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके दो आयाम हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। यानी कि एक तो जो राज्य हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में सब लोगों के ऊपर जो आदेश जारी करते हैं उनका पालन करवा सकते हैं, इसलिए वो आंतरिक संप्रभुता होती है। और अपने जैसे किसी संप्रभु का आदेश नहीं मानते, बल्कि उनके साथ किस प्रकार के रिश्ते रखने हैं वो खुद डिसाइड करते हैं, इसलिए वो उनकी बाहरी संप्रभुता कहलाती है। लेकिन अगर आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 का सब पार्ट 8 को पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि यूएसए विल रिकॉग्नाइज कॉमर्स एंड ट्रीटी विद फॉरेन नेशंस एंड इंडियन ट्राइब्स। यानी यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि वो
किसी भी प्रकार का व्यापार या संधि दूसरे देशों के साथ या जो इंडियन ट्राइब्स हैं उनके साथ कर सकता है। इस प्रकार जो यूएसए की गवर्नमेंट है वो इंडियन ट्राइब्स को एक डिस्टिंक्ट, एक अलग गवर्नमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है। तो क्या आपको लगता है कि जो ट्राइब्स हैं वो सोवरेन हैं? क्योंकि आप देखिए कि इसमें जो यूएसए है उसने ट्राइब्स को फॉरेन नेशंस के साथ रखा है, उसके समान रिकॉग्नाइज किया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार इस बारे में सोचिएगा और शेयर करिएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में आपने क्या देखा। सबसे पहले आपने देखा कि जो सोवरेनिटी है कैसे उसके बिना राज्य को परिभाषित करने में समस्या आती है, या ये कैसे राज्य का एक सबसे विशेष तत्व है। फिर हमने देखा इसके दो एस्पेक्ट जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी के तौर पर थे। इसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की। फिर हमने इसकी ऑस्टिन के द्वारा दी गई परिभाषा और इस परिभाषा में क्या समस्याएं आती हैं, कैसे हम आज के समय में, लोकतंत्र के समय में या पॉपुलर सोवरेनिटी के समय में इसे लोकेट नहीं कर पाते, ये जो सर्वोच्च संप्रभु व्यक्ति या संस्था है, और इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम इस सोवरेनिटी को डिवाइड करके आज के समय में लोकेट कर सकते हैं। फिर हमने इसके अलग अलग प्रकार देखे और सबसे बाद में हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल्स को जो स्पेशल गवर्नमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है उसकी बात की। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।